मैं शशि सरोजनी रंगमंच संस्थान का हृदय से आभारी हूं कि इस तरह के आयोजन वो हमेशा करते रहते हैं और ऐसे आयोजनों से एक समा भी बंधता है। ऐसे आयोजन से आज के समाज में के युवाओं को भी प्रेरणा मिलती है और ऐसे आयोजन हमेशा होते रहें, ये मैं चाहता हूं। अभी हमारे सीनियर बड़े भाई विष्णु स्वरूप जी ने कहा कि साहित्यिक आयोजनों में बड़ी मुश्किल होती है, लोग बड़े मुश्किल से जुटते हैं, श्रोता बड़े मुश्किल से आते हैं। ये एक निश्चय ही रूप से चुनौती भी है। वक्ता के लिए बड़ी चुनौती है कि मेरे जैसे वक्ता को माहौल नहीं मिलता है। हम लोग राजनीति करने वाले लोग हैं तो लगता है लोग ज़्यादा होंगे तो मैं ज़्यादा जोर से बोलूँगा और कन्विंसिंग भी लगूंगा। खैर, मैं अपनी कोशिश करूँगा। यहाँ दूसरी चुनौती भी है। ये चुनौती है कि हमारे सामने ध्रुव गुप्त जी बैठे हैं, अनिल पतंग जी बैठे हैं, नीरज दाहिया जी हैं, राम चैतन्य धीरज जी हैं, शहंशाह आलम जी हैं, रवि भूषण जी हैं, शेखर सावंत जी जिन्होंने मुझे कविता का पहला मंच दिया था, कविता पाठ करने का। स्वरचित कविता मैंने बरसों पहले इनके ही मंच पर पढ़ी थी, वो भी मौजूद हैं। ममता मालपानी जी हैं, संजय कुमार जी हैं और ये तमाम लोग साहित्य की बड़ी हस्तियां हैं। और मैं पहली बार इतनी बड़ी हस्तियों के बीच में मुझे बोलने का मौका मिला है। मैं शशि सरोजनी संस्थान का पुनः आभारी हूँ। इससे पहले पटना में हिंदी साहित्य सम्मेलन में बोलने का मौका मिला था, लेकिन वहाँ साहित्यकार कम थे, राजनीति करने वाले लोग ज़्यादा थे, बड़े बड़े नेता थे, तो वहाँ मैं बड़ा सहज था। आज मैं थोड़ा असहज हूँ, इतने विद्वान लोग मेरे सामने बैठे हैं। अभी राम नरेश बाबू चले गए, हमारे परम आदरणीय अशोक वर्मा जी जो संरक्षक हैं वो मौजूद हैं। प्रोफेसर ज्योति वर्धन जी को आपने सुना, साहित्य परिवार से जुड़ा उनका संस्मरण भी आपने सुना और उन्होंने बड़ी भली भूति बड़े साफ शब्दों में, बड़े निश्चल शब्दों में यूँ कहूँ तो उन्होंने अपने ससुर जी के रचना संसार की बातें हम लोगों के बीच रखी, जिससे बहुत सी बातों से हम भी परिचित नहीं थे। हमारे बीच सुबोध लाल दास जी हैं और एक बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव जी हैं जो साहित्य से बड़ा जुड़ाव रखते हैं और इनकी एनर्जी जो है युवाओं को भी मात देती है। हमेशा बहुत एनर्जेटिक रहते हैं और मैं इनसे बड़ा प्रेरणा लेता हूँ। और मैं विष्णु भाई को एक बात और कहना चाहता हूँ कि जयप्रकाश, लोकनायक जयप्रकाश, राजनीति से उन्होंने खुद से वास्ता तोड़ लिया था, तन्हा रह रहे थे, लेकिन जब उन्हें लगा कि ये सरकार, उनकी मान्यताओं में ये सरकार अब निकम्मी हो गई है, जनता का ख्याल नहीं रखती है, तो उन्होंने सहरसा का दौरा किया और मनोहर हाई स्कूल यहाँ हुआ करता है पूरा बाजार में, तो मनोहर हाई स्कूल में उन्होंने एक छोटी सी गोष्ठी रखी। उस गोष्ठी में जयप्रकाश जी, उनके खानसामा, उसके अलावे 6 लोग जुटे थे। आयोजक के लिए बड़ी चुनौती हो गई कि लोकनायक जयप्रकाश आए हैं और कुल जमा पूंजी 9-10 लोग हैं, तो आखिर इसमें चर्चा कैसे होगी? इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए ये 10 लोग काफी होंगे क्या? बड़ी चुनौती थी। आयोजक ने एक काम किया कि जो टेंट लगाने वाले, छोटा टेंट लगा था, टेंट लगाने वाले को कहा कि भाई तुम भी बैठ जाओ। मूंगफली बेचने वाले को कहा कि तुम्हारी मूंगफली खरीद ली गई है, तुम भी बैठ जाओ। धीरे धीरे वहां 20-22 लोग जुटे। लोकनायक बड़े पारखी थे, उनको लगा कि ये आयोजक लोग जो हैं ये हतोत्साहित हो गए हैं। तो लोकनायक ने कहा कि इस देश की निकम्मी सरकार को जड़ से उखाड़ने का संकल्प आज 20 और 22 लोग ले रहे हैं और मैं वादा करता हूं कि मैं इस देश में क्रांति का बिगुल फूंकूंगा। ये इतिहास है।
और इस इतिहास को मैंने पंडित रमेश झा जी के मुखार बिंदु से मैंने सुना है। ऑथेंटिसिटी भी इसकी है। और ये जयप्रकाश जी यहाँ से गए, उन्होंने दिल्ली में मीटिंग की, लेकिन एक संयोग हुआ कि गुजरात में गोली कांड हुई और लोक नायक ने संपूर्ण क्रांति का बिगुल फूका। विष्णु भाई, इस प्रसाल में मौजूद जितने भी लोग हैं, हम सब मिल करके साहित्य में एक क्रांति ला सकते हैं। और जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो खुद क्रांति के अग्रदूत रहे हैं, उनको किसी भीड़ की मोहताज नहीं है वो। और यहाँ से जो आवाज फैलेगी बहुत दूर तक जाएगी। कुछ कविता, कुछ पंक्तियां जो मुझे बेहद पसंद है उसका जिक्र करना चाहूंगा कि जो बात कहते डरते हैं सब, तो वो बात लिख, इतनी अंधेरी थी ना कभी रात वो लिख, जिनसे कसीदे लिखे थे वो फेंक दे कलम, जिनसे कसीदे लिखे थे वो फेंक दे कलम, फिर खूने दिल से सच्चे कलम की सिफात लिख। जावेद साहब की ये पंक्तियां हैं और मुझे बहुत प्रेरित करती हैं। कोसी साहित्य की साहित्य अवधारणा, साहित्य के सच्चे संत, अभी तो एक संत हमारे सामने राम चैतन्य बाबू बैठे हुए हैं, बहुत बड़े साहित्य साधक हैं। और मैं इस अवसर पर श्रद्धेय माया बाबू का जिक्र करना चाहूंगा। मैंने बहुत पहले एक उपन्यास उनकी पढ़ी थी, मंत्रपुत्र। उपन्यास अब दुर्लभ है, अब मिलती नहीं है, मैंने काफी कोशिश भी की। मेरा दुर्भाग्य ये था कि जब मैं उस उपन्यास को पढ़ा था तो मेरी सोचने समझने की शक्ति आज जैसी नहीं थी। मैंने बस यूं ही मेरे हाथ लगी और मैं पढ़ लिया था। मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर का छात्र रहा होऊंगा। उपनिषद काल की चर्चा है उसमें, नायक उपनिषद काल में है। और उस उपन्यास की दार्शनिकता, इतनी गहराई उसमें है, जो बात मुझे कुछ कुछ संस्मरण में आता है। उस समय भी मैं सोचा करता था कि माया बाबू कितने बड़े विद्वान हैं, काश उनसे जाके मिलता। और मैं उस उपन्यास को पढ़ने के बाद उनके घर उनसे मिलने चला गया। मैं उनसे मिला भी, करीब 20 मिनट तक मेरी बातचीत हुई। मैंने उनसे संस्मरण पूछे कि आपने इस उपन्यास की प्रेरणा कहाँ से ली। उन्होंने कहा कि उपनिषद काल से पहले की कृतियां मौजूद हैं जो साहित्य के रूप में हमारे पास उपन्यास के रूप में है। उपनिषद काल की कृति साहित्य के रूप में नहीं है। मैं चाहता हूं कि साहित्य के रूप में वो हमारे पास रहे, उपन्यास के रूप में रहे रादर। और उसका जो नायक था, उस नायक को उन्होंने बड़े अच्छे से अपने विचारों में सजाया और संवारा। उस नायक को उन्होंने बड़ा किया। और सबसे बड़ी मूल बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने सत्य को सबसे बड़ा गोत्र और वर्ण माना। अपने उपन्यास के माध्यम से जाति व्यवस्था पर इतनी बड़ी चोट उन्होंने की। जिस काल में उन्होंने लिखा वो बड़ा मुश्किल भी था, हम नहीं लिख सकते। आज चीजें थोड़ी आसान भी हुई हैं। मैं हिंदी साहित्य के दूसरे कथाकार, महान उपन्यासकार जो इसी कोसी की धरती से हैं, राजकमल चौधरी जी का जिक्र करना चाहूंगा। सब लोग परिचित हैं, मैंने उनको पढ़ा है। उनको पढ़ने के साथ उनको समझने की कोशिश की है, जितनी मेरी समझ है कि मैं उन्हें एक क्रांतिकारी साहित्यकार मानता हूं। और कहीं न कहीं मैं उन्हें शहादत हसन मंटो की श्रेणी में रखना चाहता हूं। मैं ये नहीं कह सकता कि कौन बड़े साहित्यकार थे, किनकी रचना ज्यादा प्रभावी थी, लेकिन मैंने दोनों को बड़े ही जतन से मैंने पढ़ा है। तो मुझे कभी कभी लगता है कि मछली मरी हुई
60 के दशक में, 1960 के दशक में जो उन्होंने लिखा, महसूस तो सब करते हैं, लेकिन अज्ञेय की तरह उस महसूस को शब्दों में पिरोने की ताकत सब में नहीं होती है। जो मंटो में थी, जो अज्ञेय ने शेखर एक जीवनी में लिखी। शेखर एक ऐसा पात्र गढ़ा कि शेखर बचपन से ही क्रांतिकारी था। शेखर सोचता था कि मैं इसे कैसे स्वीकार करूं, इन धार्मिक मान्यताओं को मैं कैसे स्वीकार करूं, परिवार के इस अनुशासन को मैं कैसे स्वीकार करूं। तो मैं राजकमल जी को उन्हीं की श्रेणी में रखता हूं। मैं महसी बराबर जाता आता रहता, उनके बारे में सुनता हूं। बहुत सी छोटी छोटी कहानियां भी उनके बारे में है, किंवदंतियां भी उनके बारे में है। बड़े क्रांतिकारी थे। परिवार का अनुशासन वो नहीं मानते थे, अनुशासन को तर्क की कसौटी पर कसते थे। और अगर अनुशासन को तर्क की कसौटी पर कसते थे तो हिंदी साहित्य और अपनी कलम में भी उस कसौटी को उतारने की ताकत रखते थे। बड़ी जिल्लत भरी जिंदगी उनको झेलनी पड़ी। उनके पिता को ताने सुनने पड़े कि आपका बेटा तो ये लिखता है, आपका बेटा तो वो लिखता है। पिता ने बातचीत बंद कर दी थी, लेकिन उनकी कलम की रोशनी रुकी नहीं। वो शहादत हसन मंटो की तरह लिखते रहे। तोबा टेक सिंह एक पागल बिशन सिंह पात्र, जो पागल अवस्था में भी पाकिस्तान के अपने घर को छोड़कर हिंदुस्तान आना नहीं चाहता। आज उस साहित्य की कलम की रोशनी सूख गई है। भारत पाकिस्तान के बीच में जो तकसीम की दीवारें खिंची थी, आज तो ध्रुव साहब, आज तो घर घर में तकसीम की दीवारें खिंच गई है। दो भाई के बीच में दीवारें खिंच गई है, दो पड़ोसियों के बीच में दीवारें खिंच गई है। और इसमें हिंदी साहित्य के लिए बड़ी चुनौती बनती है कि हम आइए और साहित्य सृजन से इस तस्कीन की दीवार को तोड़ दें, गिरा दें, उसकी कोशिश करें। तो साहित्य के लिए बड़ी चुनौती आज के दिन में है। और मैंने इस बार भी सदन में चर्चा की थी कि पूरा बिहार सूखे नशे की चपेट में आ गया है और इसको उड़ता बिहार बनने से कोई नहीं रोक सकता। कोशिश करनी होगी, ये प्रशासनिक कोशिश से नहीं होगी, ये राजनीतिक कोशिश से नहीं होगी, किसी सरकार के बूते की बात नहीं है कि वो इसको रोक सके। इसके लिए समाज को, साहित्यकार को, हमको, आपको, सबको आगे आना होगा और हम ही इसको कम कर सकते हैं। हम गांव में, कस्बों में, टोले में, मोहल्ले में एक साहित्यिक वातावरण का निर्माण करें कि जो युवा भटक गए हैं उनको हम रंग कर्म से जोड़ें, उनको साहित्य से जोड़ें, इन गोष्ठियों से जोड़ें, उनको शायर बनाएं, कविता बनाएं, कवि बनाएं। तब ऐसी चुनौतियों का हम सामना कर पाएंगे। बहुत बचपन से मैंने बहुत किताबें पढ़ने की कोशिश की है। शेफालिका जी का जिक्र करना चाहूँगा। शेफालिका वर्मा, इसी कोशी की धरती से किस्त किस्त जीवन मैंने पढ़ी। और जब मैं हाई स्कूल का छात्र था उस समय से मेरा उनके परिवार में आना जाना है और एक पारिवारिक मित्रता भी है। अशोक वर्मा जी कह भी रहे थे और मैं शेफालिका चाची का बहुत प्रिय भतीजा भी हूँ। और दिल्ली विश्वविद्यालय में हमारे अभिभावक के रूप में उनके बेटे जो प्रोफेसर हैं वही हमारे अभिभावक थे। वहाँ उनके सानिध्य में मैं बहुत दिन रहा हूँ। शेफालिका चाची का किस्त किस्त जीवन साहित्य अकादमी भी मिला। नारी के एक छोटी बच्ची जब घर में होती है, पढ़ाई के लिए चुनौतियां जिस काल में वो थीं, जब उनकी शादी कम उम्र में होती है, परिवार की जिम्मेदारियों के साथ पढ़ने की उनकी इच्छा, पढ़ने की कोशिश, ताने सुनना, फिर भी डटे रहना, साहित्य सृजन के लिए लड़ना, उन्होंने किस जीवन उनकी आत्मकथा है। और मैं कहूँगा कि जो लोग नहीं पढ़े हैं एक बार पढ़ने की कोशिश जरूर करें। तो शेफालिका चाची को मैं इस मंच से याद कर रहा हूँ। अभी हाल में ही मैंने उनकी चर्चा विधान परिषद में की है शिक्षा पर बोलते हुए। तो मुझे बड़ा गर्व है कि हमारे यहाँ इस कोसी की धरती से मायानंद बाबू और राजकमल चौधरी और शेफालिका चाची जैसे लोग की साहित्य कृति यहाँ से बिहार और इस देश के मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज की है। अब
शेखर एक जीवनी की मैंने चर्चा कर ही दी, मैं उसकी चर्चा अब नहीं करना चाहूँगा। लेकिन एक बचपन से मैंने एक उपन्यास, जब मैं 7वीं 8वीं में था तो किसी ने मुझे मैला आंचल दी थी। मैला आंचल का एक पात्र बावन दास मुझे बहुत ही आज भी मेरे जहन में है। डॉक्टर प्रशांत को तो एक आदर्श पात्र बनाया था रेणु जी ने कि यथार्थवादी है, विज्ञान की कसौटी पर धार्मिक मान्यताओं झाड़ को तौलता हुआ व्यक्ति है। लेकिन उसमें कई ऐसे कैरेक्टर थे जिनका बड़ा योगदान था।